नमस्कार मित्रों। पुनः मैं श्रवण राज जोश नीट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत करता हूं। आज की जो मेरी कक्षा है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही अगर मान लिया जाए जहां भी हिंदी साहित्य विषय से जो प्रश्न बनता है, चाहे वो आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हो, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी स्तर पे एग्ज़ाम अगर होता है, अगर हिंदी साहित्य अगर आपका विषय है, मूल विषय, तो आपके लिए यह विषय और यह सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी कक्षा को आदिकाल वीर का गाथा काल का शुरुआत है मेरा, और इस शुरुआत के चरण में ही आप जानेंगे काल विभाजन का जब दौर देखेंगे तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में जो पहला आदिकाल है, इस आदिकाल के ही अंतर्गत देश भाषा काव्य के लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा कि इससे पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कुल मिलाकर के 6 कक्षाएं ऑलरेडी हो चुकी है, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जब आप जोश नीट जेआरएफ पे आते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें मिलता है। यहाँ पे संपूर्ण जो लाइन बाय लाइन हिंदी साहित्य का इतिहास आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में मिल जाएगा। ठीक है। इसका शुरुआती भूमिका और काल विभाजन के साथ होता है। आदिकाल वीर गाथा काल के शुरुआती चरण आपको माना जाता है। आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास के विषय से रूबरू आप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न के एक एक लाइन से प्रश्न बनता है। जब भी आप अपने सहपाठी से, अपने सीनियर अगर भैया दीदी से पूछेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा है, पढ़ना चाहिए या नहीं, तो वो आपको रियल बताएंगे कि इसकी महत्ता कितनी बड़ी हो जाती है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप देख रहे हैं जोश नीट जेआरएफ के चैनल पे आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट जरूर जाना चाहिए। एक बात मैं सबसे महत्वपूर्ण बता रहा हूं आपको, यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण तैयारी होती है। पेपर 1 जो कि कुल मिलाकर के 1 से लेकर 10वें यूनिट की संपूर्णता के साथ आपको तैयारी मिल जाएगी आपको। ठीक है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं यूनिट 10 उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम, उसी प्रकार यूनिट वाइज आपको एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जब हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को, इसमें जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, इस प्रश्न का टेस्ट करने के लिए आपको हमारे ही प्लेटफॉर्म पे क्या मिल जाएगा, पीवाईक्यू का जो देखेंगे, पीवाईक्यू से लेकर जो सिलेक्शन तक की जो एक मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो रिवीजन बैच में जाएंगे या क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस में जाएंगे, ईयर वाइज डिटेल एनालिसिस मिलेगा। हर एक प्रश्न का व्याख्या सहित, एक प्रश्न को करने का मतलब है हमारे चैनल पे 4 टॉपिक तैयार होता है, यानी जितने ऑप्शन उतने टॉपिक आपका तैयार हो रहा है। इसीलिए दम से पढ़िए, मन से पढ़िए, जोश से पढ़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आपके देखिए नए बैच भी हैं, जोश यूजीसी नेट जेआरएफ की ऑलरेडी बैच हमारे पास मेंशन हो चुकी है। ठीक है। अगर आपको एक बात और मैं बता रहा हूं, जो सक्सेस स्टोरी के अंतर्गत अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई ऐसी काम किया है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, तो आप मेरे क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप अवार्ड सेक्शन में जाइए, वहां पर जाइए, जोश नेट जेआरएफ की टीम व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप पे अपने बारे में मैसेज कीजिए कि सर मैं आपके चैनल पे इंटरव्यू देना चाहता हूं, आप आइए, आपका स्वागत है, मैं आपको प्रमोट करूंगा। मैं आपके लिए, हमारी टीम जो है जोश नेट जेआरएफ की टीम, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके सिलेक्शन तो ऑलरेडी है ही, आपके सफलता को दुनिया तक मैसेज के रूप में देने का कार्य करेगी। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, अपने सब्जेक्ट की ओर। काल विभाजन को मैंने बता ही दिया है आपको, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। ठीक है। गद्य काल को आधुनिक काल के तौर पे भी देखा जाता है, 1900 से लेकर 1984 के बीच के दरमियान को। आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया है, कुल मिला के 1, 2, 3 पढ़ लिया है। जो तीसरा में हम लोगों ने इसे जस्ट पिछली कक्षा में चंद्रबरदाई के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है। चंद्रबरदाई मैं पुनः कहता हूं, चंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो एक सखा, एक राजकवि और एक मित्रता का जो संबंध था, वो मित्रता ऐसी थी, एक दिन जन्म होता है और एक ही दिन दोनों ने अपने आप को, प्राण को त्यागा था। ये दोनों की मित्रता को हम लोगों ने इसे जस्ट एक पिछले कक्षा में देखा है, आप नहीं देखें जाकर देखिए। अब चलते हैं भट्ट केदार और मधुकर कवि के साथ देखने का, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। मैं पुनः 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 कहता हूं आपको कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास, एक एक प्रश्न, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, और इसको अगर प्रमाण के रूप में देखना है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक हिंदी साहित्य के जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पर जाकर टेस्ट कीजिए कि आपको पता चल जाएगा कितना महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। चलते हैं, इसके संबंध 1224 से लेकर 1243 के बीच में है। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया।
अब आपके सामने दो बातें निकल के आती है। क्या? चंद्रबरदाई का संबंध किससे है? पृथ्वीराज चौहान से है। और एक जस्ट अपोजिट में भट्ट केदार का संबंध किससे है? सम्राट जयचंद से है। और दूसरी इसी लाइन से अगर निकालेंगे तो जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में क्या था? एकदम द्वंद्व की युद्ध है। दोनों के बीच में क्या था? एकदम युद्ध का प्रमाण था। और युद्ध का प्रमाण कैसे? क्योंकि आपको यह पता है दोनों मौसेरा भाई था। मौसेरा भाई तो है, साथ में आपको यह पता है कि ये पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संजोगिता को हर कर ले आया था। आपको यह भी पता है। इसीलिए कि भट्ट केदार ने भी वैसा ही वर्णन अपने सम्राट जयचंद के बीच बारे में किया है जैसा वर्णन चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में किया था। तो आपके बारे में आपको एक जानकर के क्या हो गया? प्रश्न का जिक्र निकल आया। रासो में चंद, क्योंकि पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो उसकी पुस्तक है चंद्रबरदाई की। रासो में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर भी उल्लेख है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश, क्या नाम है? जयचंद प्रकाश। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? जयचंद प्रकाश। मैं पुनः कहता हूं, आप इसको रख लीजिए नोट्स के रूप में। भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश और चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार जमक चंद्रिका, जयमयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने लिखा है। क्या लिखा है? मधुकर कवि ने। मैं फिर कहता हूं, आपके लिए यहां पर कितने फैक्ट आ गए? 3-4 फैक्ट आ गया। पहला तो जयचंद का राजकवि कौन था? भट्ट केदार। दूसरी बात, भट्ट केदार की पुस्तक का नाम क्या है? जयचंद प्रकाश। तीसरी बात, मधुकर कवि का पुस्तक का नाम क्या है? जयमयंक जस चंद्रिका। इतनी बात आप लिख लीजिए। पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंहायच दयाल दासकृत राठौड़ा ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृतांत इन्हीं दोनों ग्रंथों में के आधार पर किया था। ठीक है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दुग्धप्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारू राठौड़ों का विशाल साम्राज्य, और जिसकी राजधानी कहां थी? कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज थी। मैं फिर कहता हूं, हिस्ट्री को, इतिहास को विषय के रूप में न पढ़ें, आप रोमांच के तौर पे पढ़ें, आनंद के साथ पढ़ें। फिर देखिए आपको पढ़ने का जो उत्साह है दुगुना हो जाएगा। अब फिर कहता है कन्नौज थी, जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तार, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की 2 राजधानियां थी। क्या थी? गहरवारों की 2 राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। क्या थी? कन्नौज और काशी। मैं फिर कहता हूं, एक तो आपका कन्नौज हो गया, दूसरा क्या हो गया? काशी हो गया। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते हैं। इसी प्रकार काशी पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताना के राजाओं पर था। इसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। क्या था? बुंदेलखंड के राजाओं पर था। आल्हा रुदल छंद तो आपने देखा ही होगा। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमार देव, जिसको परमाल रासो भी बोलते हैं, कालिंजर के महोबे या कालिंजर बोलिए, महोबा बोलिए, महोबे के चंदेल राजा क्या था? चंदेल राजा परमाल या परमदिदेव जयचंद के मित्र या सामंत थे। क्या थे? जयचंद के मित्र थे या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। ठीक है। अब आपने देख लिया कि अगर कभी भी भट्ट के बारे में अगर पूछा जाता है, भट्ट केदार के बारे में या मधुकर कवि में, आप निश्चित तौर पर जवाब यहां से दे पाएंगे पढ़ने के बाद। पुनः आता है नेक्स्ट जगनिक। क्या नाम होता है? जगनिक। इस जगनिक का भी डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आया है। मैं आपको फिर कहता हूं, आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में देखिए, पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक हिंदी साहित्य का, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने जगनिक से प्रश्न बना हुआ है। संवत 1230 ऐसा प्रसिद्ध है, जो कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे। क्या थे? जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल, जिसको उदय सिंह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आल्हा और उदल, जिसको उदय सिंह बोलते हैं, कि वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था। मैंने आपको एक दिन बताई भी थी मैंने कि बचपन में हम लोग को याद है, अभी भी याद है, कि
मुश्किल 4-5 साल के रहे होंगे, तो वहाँ पर देखते थे कि गांव में एक व्यक्ति आते थे जो खासतौर पे इसमें वीर गीतात्मक काव्य को कहने में महारत हासिल थी उनकी। वो ढोल बजाते थे और अपना इस काव्य को बोलते भी थे गीत के रूप में, और बहुत रोमांच के साथ हम लोग देखते थे, अच्छा भी लगता था। इसीलिए यहाँ लिखा भी है। अब देखिए, कभी भी अगर आपको आएगा कि किस रूप में है, गद्य के रूप में या वीर गीतात्मक रूप में, आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं वीर गीतात्मक के रूप में है। आल्हा और उदल की कृति जो किसके द्वारा लिखी है? जगनी के द्वारा लिखी हुई है, जो इतना सर्वप्रिय है कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे हो गया। जगनी के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव गांव में सुनाई पड़ते हैं। और यही मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मैं आपको कहा हूं गांव गांव में सुनाई पड़ती है, यही गांव गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम पे प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। आल्हा के नाम पे प्रसिद्ध और बरसात में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच किसी अलहेत के ढोल गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। ठीक है, जहां देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं क्या कि 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि कुकर मतलब कुत्ते की जो उम्र होती है वो कितने होती है? 12 वर्ष होती है, और सियार की उम्र जो होती है 13 वर्ष होती है। लेकिन अब कहता है दूसरे पंक्ति में कि जो छत्री मतलब कहने का मतलब कि संरक्षक करने वाले, युद्ध में भाग लेने वाले, जो कहते हैं आज के जो क्षत्रिय वंश है उनके बारे में कहा था कि उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष की होनी चाहिए। अगर उसके बाद वो जीता है तो उसका जीवन धिक्कार है। मतलब अपने आप को, जीवन को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए न्यौछावर करना ही एक क्षत्रिय की राजधर्म मानी जाती है। क्या मानी जाती है? क्षत्रिय की राजधर्म मानी जाती है। ठीक है, इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनी के संगीत की वीर दर्पूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। क्या है? बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। क्या हो गया है? कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तुओं में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्र का, जैसे बंदूक हो गया, किरीच हो गया, देशों और जातियों जिसके फिरंगी जिसका कह सकते नाम से सम्मिलित हो गए और बराबर होते आ जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती। क्या मिलती? कोई प्रति रक्षित मिलती। पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की और नहीं बढ़े। जनता ही के बीच इसकी गुंज बनी रही, पर यह गुंज मात्र है, मूल्य शब्द नहीं। ये क्या है? गुंज मात्र है, मूल्य शब्द नहीं। आल्हा के प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है। मैं वही बता रहा हूं, आला छंद की जो वीर गीतात्मक रूप से सुनाई जाती है। बैसबारा इसका केंद्र था। क्या था? बैसबारा इसका केंद्र माना जाता है। वहां इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बहुत मिलते हैं। बुंदेलखंड में कभी पूछा जाएगा बुंदेलखंड में राजा का क्या नाम था, तो चंदेल वंश का राजा था वहां पे, जो परमाल वंश कहते हैं इसको, परमाल राजा। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? आलाखंड बोलते हैं। जैसे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनी के रचे हुए, किसके हैं? जगनी के रचे हुए उन बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया था होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे। क्या थे? परमाल के सामंत थे। और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। क्या थे? बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। ऑलरेडी बात है, क्षत्रिय के बारे में आपने सुना भी। इन गीतों का एक संग्रह आलाखंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने सबसे पहले इन गीतों का संग्रह करके 60 से 70 वर्ष पूर्व छपाया था। आपने समझ लिया। अब आलाखंड के बारे में भी कुल मिलाकर के आपने पढ़ लिया, जगनी के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक आता है श्रीधर के बारे में। क्या नाम आता है? श्रीधर। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने संवत 1454 में रणबल छंद, क्या है? रणबल छंद नामक इस काव्य रचा, जिसमें ईडर के राहो राजा रणबल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां, क्या है? जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद नीचे लिखा हुआ है, आप यहां पर एक पद को पढ़ सकते हैं।
ठीक है, कुल मिलाकर के आपने क्या पढ़ा, श्रीधर के बारे में भी पढ़ लिया कि रणमल छंद नामक एक काव्य रचा था। ठीक है, इसका श्रीधर के बारे में पढ़ा ही आपने। उसके बाद श्रीधर के बारे में पढ़ने से पहले क्या किया, जगनी के बारे में पढ़ लिया। जगनी से पहले भी आपने पढ़ा क्या, भट्ट केदार के बारे में पढ़ा, मधुकर कवि के बारे में पढ़ा। तो कुल मिलाकर के आपने क्या किया, कई सारे पुस्तकों जो लेखक थे उसको बारे में पढ़ लिया। ठीक है, यहां पर एक एक करके संदर्भ दिया हुआ है कि किस तरीके से आगे है। ठीक है, अब आता है मेरा अगला जो आता प्रकरण आता फुटकर रचनाएं हैं। क्या है, फुटकर रचनाएं हैं। फुटकर रचना के द्वारा जो है ना चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वीर गाथाकार में जो फुटकर रचना है वो फुटकर रचना किस तरीके से आगे होता आया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं फुटकर रचना के लिए, वीर गाथा के काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा में कि बहुत कुछ असली रूप पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ। कौन है दिल्ली के, अमीर खुसरो की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। तिरहुत मतलब वही दरभंगा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर की जो बात कर रहे हैं, तिरहुत के विद्यापति। दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, ये बिहार के हो गए, ये दिल्ली के हैं। इनके पहले जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती है उन पर प्रकृति की रूढ़ियों का थोड़ा सा बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है, लेकिन साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान नहीं गया था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी बड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। अब स्वाभाविक बात है, अगर मान लिया जाए कि आप जिस उम्र में हैं या जिस विरासत में हैं, अगर आपको ज्ञान ग्रहण करने की सिर्फ और सिर्फ अधिकार आपको है, तो आप ही उस ज्ञान को अपने मनचाहा अनुसार आप फिर से गढ़ेंगे, फिर से लिखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि उसका नहीं ले। जैसे आपने देखा कि एक इसमें जस्ट इससे पहले वाली कक्षा में आपने क्या देखा कि 90 वर्ष एक व्यक्ति का घटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वह राजा क्या था, शूद्र था। तो क्षत्रिय ने माना कि शूद्र राजा हो ही नहीं सकता, इसलिए 90 वर्ष क्या करो, घटा दो। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख, प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति के पदावली में है। क्या है, विद्यापति के पद पदावली में है, उसके पुस्तक का नाम है। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। अब आता है नेक्स्ट अमीर खुसरो का। अब खुसरो के बारे में फिर से क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि अमीर खुसरो का क्या कैसे बंधन हुआ है। पृथ्वीराज, अब कहते हैं पृथ्वीराज के मृत्यु 1249 संवत की बात हो रही है कि पीछे 90 वर्ष खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की थी। ठीक है, क्या है, 1340 के आसपास रचना आरंभ की। कौन, अमीर खुसरो के बारे में बात हो रही है। उन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर के अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। अमीर खुसरो के बारे में ही कहा जाता है शायद कि 7 सुल्तानों का क्या किया, राजकाज देखा था। तो 7 सुल्तानों का राजकाज देखने के पीछे का निहितार्थ क्या है। अभी जस्ट आपने देखा कि गयासुद्दीन बलबन से लेकर के अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक, ठीक है, मुबारक शाह तक क्या किया, जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई थी। क्या हुई थी, 1381 में। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार, विनोदी मतलब हास्य, मिलनसार, सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग से दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियां मुकरियां प्रसिद्ध है। आपको मैं कुछ पहेलियां मुकरियां भी सुनाऊंगा, आप देखेंगे कितना आनंद महसूस करवाएगा आपको। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। जहां इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक की प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आ रहा था। क्या है, सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही चला आ रहा है। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अभी भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी 2 प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल, पहेलियों, मुकरियों आदि 2
शकुनों में भी मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं के ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। स्वाभाविक बात है, जिस भाषा में जनता अधिक है, पब्लिक अधिक है, सुनने वाले अधिक है, पढ़ने वाले अधिक हैं, उसी भाषा में अक्सर बातें कही जाती है। यही ब्रज भाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद का यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसकी अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ियां पहेलियां भी मिल गई है, इनमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए, हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय हुआ था। कहाँ हुआ था तंबाकू का प्रसार? कहाँ हुआ था? जहांगीर के समय हुआ था हिंदुस्तान में, ठीक है, क्योंकि तंबाकू विदेश से आया था। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिस तंबाकू का एक नाम ही क्या रख दिया गया था? सूरती या सूरती, ठीक है। तो सूरत वाली कोठी में सूरती या तंबाकू का नाम पड़ गया था। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ पर मुख्य परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी। उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर यह साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृतिक की रूढ़ियों से जकरी काव्य भाषा से भिन्न था। क्या था? काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है? गौर कीजिए, प्रश्न तो यह स्वाभाविक है बनना। खुसरो के प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की वाणी, क्या भाई, खुसरो से 200 वर्ष पीछे हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी के लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक है। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, घड़ी, घर में, घड़ी का मतलब घर में, चला, समाया के स्थान पर चलिया, चल्या, समैया, उनई आई के स्थान पर उनमी भी आई, झुक आई, जिसका अर्थ होता है। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इट, वशिष्ठ आदि रूप में इट, इष्ट, इट, वशिष्ठ, विशिष्ट, वशिष्ठ हो गए हैं। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल बहुत से कुछ उठ गए थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ रूप में आ गई थी, जिस रूप में खुसरो से मिलती है। कवि की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसा अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। क्या था? अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। क्या था खुसरो का लक्ष्य? जनता का मनोरंजन था। पर कबीर क्या थे? धर्म उपदेशक थे। क्या थे कबीर? धर्म उपदेशक थे। अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए थे। पुनः मैं कहता हूं, ये दोनों लाइन को आप याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू के तौर पे, तो खुसरो का लक्ष्य क्या था? जनता का मनोरंजन करना। और क्या कहते हैं, कबीर का लक्ष्य क्या था? धर्म उपदेशक के तौर में था। अब देखिए, मैं बता रहा हूं, नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां और दोहे गीत दिए हुए हैं। अब यहां पर इसका कुछ बात लिखा हुआ है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। क्या है? इसका मतलब है आकाश। क्या है इसका मतलब? आकाश। अब सोच के देखिए इस बात को। आप कभी ऐसा करो कि आप ना अपने मित्र को या किसी अपने घर में किसी व्यक्ति को पूछना, एक थाल मोती से भरा, मुकरियां जो है पहेलियां जिसको कहते हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। अब स्वाभाविक बात है, एक थाल क्या है? एक थाल ही तो है मोती से भरा हुआ। मोती क्या है? एक तारा कह सकते हैं मोती को। सबके सिर पर औंधा, हमारे सिर पर क्या है? यही तो है सिर पर, ठीक है। चारों ओर वो थाली फिरी, फिर देखेंगे रात में क्या हो, घूम रहा है, अब मोती उसमें से एक भी नहीं गिरता, यानी एक भी तारा उससे नीचे गिर नहीं पाता है। वही तो है आकाश। अब देखिए क्या है, ये पढ़िए और इसका आंसर आप थोड़ा देर के लिए ढक के रख लो। आप फिर समझना। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, ज्यो ज्यो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप में मर जाए। क्या है? दिया और बाती। क्या है? दिया और बाती। सॉरी,
आप इस चीज़ को गौर करना कि एक नार अचरज किया, मतलब कुल मिला के क्या है कि जैसे मान लो कि दिया और बाती में क्या करते हैं हम लोग, जब बाती को डालते हैं दिया में तो क्या हो जाता है, जैसे जैसे तेल क्या हो जाता है, सूख जाता है। ताल का मतलब एक चौर की या पानी का कह सकते हैं, वो सूख जाता है। और सूखने से क्या हो जाता है, सूखे ताल सांप मर जाए, तो ताल भी सूख जाता है और वो जो बाती लगा रहता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब कहता है एक, आगे देखिए, एक नार दो को ले बैठी, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल बाई, खुसरो उसके बलबल जाए। क्या है, ये है पैजामा। क्या है, पैजामा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ना, एक नार दो को ले बैठी, यानी दोनों पैर को ले बैठती है, टेढ़ी होके बिल में बैठी। टेढ़ी होके मतलब इधर उधर करके जो है क्या होता है, पैर उसमें घुस जाता है पैजामा में। जिसके बैठे उसे सुहाए, जिसके ऊपर बैठ जाता है वो सुहाता, अच्छा लगता है देखने में। खुसरो उसके बलबल जाए। क्या है, खुसरो उसके बलबल जाए, खुसरो की याद करता है। फिर कहता आगे देखिए, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। अब देखिए, आप इस चीज को गौर करना कभी, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह तो देखो तो सूझेगा। यानी दर्पण को आप जब देखते हैं तो क्या हो जाता है कि आप अपने आप को क्या फील करते हैं, एकदम घोड़ा, एकदम फूला हुआ महसूस करते हैं, सूझा हुआ महसूस करते हैं, मतलब एक हेल्दी आपका बॉडी दिखने लगता है। यही है दर्पण। क्योंकि जब आप कनकेव मिरर का यूज करते हैं, यानी अवतल दर्पण का यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण में अक्सर क्या होता है, जब आप जाते हैं खासतौर पे कहाँ, दाढ़ी बनवाने के लिए या बाल बनवाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप जब सैलून में जाते हैं तो आप अवतल दर्पण लगा रहता है। वो अवतल दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं तो क्या आपको लगता है, एकदम से आपको एकदम से दुबला पतला शरीर भी अच्छा दिखने लगता है। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखिए। ये ब्रजभाषा में ये बात लिखी है, चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन बाको शगराजो पानी। चाम मांस बाके नहीं नेक, हार हार में बाके छेद। ठीक है, मोही अचंभो आबत ऐसे, बामे जीव बसत कैसे। ये सब भाषा को लेकर के है कि आप नीचे के दोहे और कुछ बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। ठीक है, इस तरह की बात को क्या किया गया है, खुसरो के द्वारा जो बात कही गई है उस खुसरो की बात को क्या किया गया, यहाँ दिखाया गया। देखत में साधु है निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। इस तरह की बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कहते हैं, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहूँ देश। ये मैं आपको बताऊं, जब मान लिया जाए उनका जो गुरु थे, जब वो मतलब चल बसे थे यानी मर गए थे, खास करके कौन, इनके गुरु का नाम क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जब इनका मौत हो गया था, डेथ हो गया था, तब जाकर के ये कहे थे, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहूँ देश। इसीलिए उस तरह की बात कही हुई है। निजामुद्दीन चिश्ती की बात हो, यहाँ देखिए क्या लिखा है, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जरजरी बख्श पीर, है ना। तो इस तरह की बातें जो है ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। एक देखिए एक गीत है, आपको मैं गीत सुना रहा हूँ। ये आपने गीत सुनी भी होगी, अगर नहीं सुनी है तो आप जाइए, क्या नाम है, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाकर के ये गीत को सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये गीत मतलब काफ़ी अच्छी गीत है। जेहाल मिसकी मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, कि तावे हिजरा नदारम एजा, न लेहु काहे लगाए छतियाँ। सवान हिजरा दराज चूं जुल्फ व रोजे बसल चू उम्र को सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी है, अमीर खुसरो की ही लिखी हुई है। तो आप इसको एक गीत के तौर पे भी आपको मिल जाएगा आप जब देखेंगे तो। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, किस प्रकार से चीज़ें कही जाती है उसको लेकर के बात कही गई है। अब मैं आपको विद्यापति के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आपने देखा कि विद्यापति और अमीर खुसरो दोनों जो है उस समय के इतिहास और उस समय के साहित्य को कहने के लिए पर्याप्त है, इसलिए विद्यापति को अभनूप देखते हैं। विद्यापति से अभट वाणी बराबर प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, मैं आपको विश्वास के साथ दिलाता हूँ कि आप चैनल पे जाइए और PYQ सिलेक्शन का प्लेलिस्ट में देखिए लिखा होगा, और PYQ सिलेक्शन तक का जो बना हुआ है उसमें जितने भी वीडियोज़ हैं, खासकर क्लासेज हैं मतलब PYQ के बारे में, आप जाकर देखिए। आपको मतलब अगर मान लो ना कि एक चीज़ मैं कहता हूँ आपको
कि अगर एक एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य से, और हिंदी साहित्य में 100 क्वेश्चन है, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि एक क्वेश्चन करने का मतलब या 100 क्वेश्चन करने का मतलब 4 ऑप्शन होता है, मतलब 100 गुना 4 या 400 टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। कहीं से कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतने बेहतरीन तरीके से किया जा चुका है इसको। बाकी निश्चित तौर पे क्लास तो करनी ही चाहिए। आप मेरा जैसे क्लास कर रहे हैं, उसी का पेपर 1 का क्लास करेंगे आप मेरे ही चैनल पे अवेलेबल पूरे कंप्लीट मिल जाएगा, यूजीसी नेट पेपर 1, ठीक है। आप फिर अन्य फैकल्टीज हैं उनका भी क्लास करेंगे। लेकिन आपको मैं एक वचन दिलाता हूं कि इस तरह से आपको मिल जाएगा। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए। क्या कह रहा है? मैथिल मतलब यहाँ मैथिली भाषा की बात हो रही है। मैथिली, अब जब देखेंगे मैथिली की भाषा की बात करेंगे तो वहाँ के चीज़ें में कहा जाता है, अगर मान लीजिए किसी से पूछना हो कि आप कैसे हैं, तो आप कहते हैं कि अहाँ केहन छी। क्या बोलते हैं? अहाँ केहन छी, ठीक है। तो ये छी शब्द आप बंगाली से मिलता जुलता भी कुछ आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी छी शब्द का उड़ीसा में भी मिल जाएगा, इस तरह की बातें, ठीक है। तो इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा, क्या है, प्रचलित मैथिली भाषा व्यवहार किया। क्यों मैथिली भाषा व्यवहार किया? क्योंकि इनको पता था कि अगर मुझे लोगों तक, जनता तक पहुंचनी है, मासेस तक पहुंचनी है, तो मैं अपनी बोलचाल की भाषा को क्या करूंगा? प्रयोग में लाऊंगा। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। बंग भाषा वही बंगला की बात मैं कर रहा हूं। सर जॉर्ज गियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली हुई होने के कारण हिंदी से अलग माना है। जॉर्ज गियर्सन क्या बोलता है कि बिहारी और मैथिली को मागधी से निकले हुए के कारण हिंदी से अलग मानता है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है, ठीक है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर, अगर मान लिया जाए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कोई इस क्लास को अगर कोई मिथिलांचल क्षेत्र से आते हैं, अगर आप मान लिया जाए कि मिथिलांचल क्षेत्र के हैं, तो आप कमेंट कीजिए। मैं मिथिलांचल में, आपको हो सकता है मेरी टीम मिथिलांचल में जवाब देने की कोशिश करेगी, क्योंकि आज के दौर में भाषा की परिपक्वता, क्योंकि जब भाषा आप जानते हैं कि सबसे बड़ा ऐसा चीज़ है आपसे जुड़ने का, इसीलिए आप मिथिलांचल में मैथिली भाषा में आप कमेंट कीजिए और कमेंट का जवाब भी आपको मैथिली में मिलेगा, ठीक है। हिंदी में देंगे हिंदी में, इंग्लिश में देंगे इंग्लिश में मिलेगा। इसलिए अच्छा लगता है, भाषा से जुड़ना चाहिए आदमी को। कोई भाषा कितनी दूर तक समझाते हो, तो मैंने बता ही दिया। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली, वोकैबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का भी क्या है, एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। इनके बोलने वाले एक दूसरे से बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि क्षेत्रों में आयल, गयल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवा दूसरी नहीं कही जाती, ठीक है। जो खासकर भोजपुरी की बात मैं कहता हूँ, अगर आप भोजपुरी बोलने वाले हैं तो भोजपुरी का भी क्या कीजिए, अब लिखिए, कमेंट कीजिए। अब भाषा एक प्रकार याद रखिएगा, भाषा आप क्या कहते हैं, वार्तालाप का एक माध्यम है। भाषा विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। अब जितने भाषा में परिपूर्ण होंगे, मैथिली हो गया, मगधी हो गया, भोजपुरी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, अगर इवन कोई अब्रॉड की भी भाषा जानते हैं तो आप सीखना चाहिए। मेरा मानना है कि भाषा जितना आप सीखेंगे, आपको किसी से भी जुड़ने में आसानी होगी। अगर कोई मान लिया जाए, जैसे इसी हमारे कमेंट बॉक्स में आप अगर मैथिली में अपना कमेंट कर रहे हैं, आपको कोई जवाब देने वाला मित्र हो सकता है कि मैथिली में मिल जाएगा। कोई भोजपुरी में दे रहा है, भोजपुरी में का जवाब देने वाला मिल जाएगा, ठीक है। इससे एक दूसरे से क्या कनेक्टिविटी बढ़ती है, आपकी उस पर पकड़ बनती है। हिंदी में देंगे, हिंदी वाला मिल जाएगा आपको। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, क्या है, इसीलिए कहा भी जाता है, प्रश्न आता है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं या भक्त कवि हैं। उनकी नायिका और नायक राधा कृष्ण है, क्या है, नायक और नायिका कौन है, राधा और कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव की गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई है। इनका माधुर्य अद्भुत है, क्या है, माधुर्य अब अद्भुत है। माधुर्य क्या है, अद्भुत है। फिर कहते हैं कि विद्यापति शैव थे, क्या थे, विद्यापति शैव थे। इन्होंने पदों की रचना इन पदों की रचना जो है श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं।
किस रूप में? भक्त के रूप में नहीं किया। मैं फिर बताऊं, एक प्रश्न आता है कि विद्यापति भक्त कवि है, श्रृंगारिक कवि है, ठीक है? तो विद्यापति और कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। क्या है? आपको याद होगा जब रामचंद्र शुक्ल जी कहते थे कि खासतौर पे कहीं ना कहीं उनका वो एक ऐसे रामचंद्र शुक्ल जी मतलब एक ऐसे महारथी ही मैं कहूँगा, वो जिनकी मतलब उनका आलोचना के दृष्टिकोण एक बेहद व्यापक है। वो कहते थे कि आजकल जो है ना भक्त की चश्मा जो है बहुत सस्ती हो गई है, ठीक है? मतलब जिनको भी लगता है कि भक्ति करने का नाम ठेका लेना है वो ठेका ले लेता है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यही था कि विद्यापति को लेकर के ही कह रहे थे कि इनकी रचना ज़्यादातर तो श्रृंगारिक है, तो भक्ति कहने का क्यों मतलब है? इसीलिए कहते हैं जो आजकल भक्ति करने की चश्मा जो है इस तरह की बहुत आध्यात्मिक चश्मे की, हाँ चश्मे सस्ती हो गई है। आध्यात्मिक देखो, जिस बात को मैं कह रहा था वही बात आपके सामने लिखा हुआ मिल गया। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये किनकी लाइन है? ये लाइन है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये आप टू दी लाइन याद रखो। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। सूर्य आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारिक पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में ये अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई है, जहां वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम्ब, शाखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में है। लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ चीजों को देखिए, आप कृष्ण को किस रूप में, आप किस रूप में जाना चाहते हैं आप कमेंट कीजिए। कृष्ण का तो कई जगह देखेंगे बाल लीलाओं का ज्यादातर वर्णन है। कुछ वर्णन आप देखेंगे बहुत ज्यादा व्यापकता के साथ वो मिलता है, जो नायक नायिका, जो राधा के साथ प्रेम की बात आती है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यही चीज कहते हैं, कैसे इसको मैं इग्नोर कर दूं। विद्यापति संबत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके 2 पद नीचे लिखे जाते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन इक भैसिए, मुख से दूर कर चीरे, तुहर बदन सम चांद ओह थी, नाही कयो जतन दिह केला। ठीक है? तो कहने का मतलब यह था कि जिस भाषा में वो कह रहे हैं उस भाषा को समझना ज्यादा जरूरत है, ठीक है? यहां पर देखिए लिखा है ना, अब शिव सिंह, अब जिस राजा के राजकवि थे उसमें देखिए कि राजा शिव सिंह रूप नारायण, अपने राजा को नारायण का अवतार बता रहे हैं। राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा दई प्रतिभाने, ठीक है? फिर कहते हैं यहां पर देखिए, यहां लिखा भी है, हृदय बर दारुण रे पिया बिनु बिरही न जाई। तो मतलब पिया के बिना जो है ना रहा नहीं जा रहा है, ठीक है? तो इस तरह की बात, मतलब उसमें भक्त कवि या पिया किसको? कृष्ण का, कृष्ण और राधा के बारे में ही तो बीच में वार्तालाप चल रही है। यहां देखिए क्या लिखा, सुनि सेज पिए साहिल रे, पिए बिनु घर मोर जी। ठीक है? मतलब अब जो घर के बारे में बात हो रही है कि पिया के बिना यह घर क्या है? अधूरा है, ठीक है? यहां पर देखिए, विद्यापति कवि गावल रे आबी मिलत पिए तोड़, लखीमा देई बर नागर रे राय शिव सिंह नहीं भोर। मतलब मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। क्या चाहिए? महाराजा हम्मीर तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों को न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राही रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ, जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ साथ ही भावों और विचारों का में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह ना समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की यह विशेषता यह भी रही है कि विशिष्ट काल में किसी रूप में जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी। वह 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सुख ही नहीं पाते हैं।
क्या है, सर्वथा सुखी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि किस प्रकार से जो हिंदी साहित्य के जो भाषा काव्य की बात हो रही है, देश भाषा काव्य में जो जितने भी कवि आए, विद्यापति हो गया, चंद्रवरदायी हो गया, जगनिक हो गया, कुल मिलाकर के सारे, अमीर खुसरो हो गया, देश भाषा काव्य में लेकर के अपनी वर्तमान को रेखांकित करते गया। ठीक है, रेखांकित कर दे गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जब अगली कक्षा हम लोग करेंगे तो आपके सामने यह मेरा अगली कक्षा होने वाला है, पूर्व मध्यकाल, जिसको क्या बोलते हैं, भक्ति का। यानी कुल मिलाकर के कल से जो कक्षाएं प्रारंभ होगी, आपकी अगली कक्षा जो प्रारंभ होने वाली है वो भक्ति काल का, यानी कुल मिला के वीर गाथा काल क्या हो गया, समाप्त, टाटा बाय बाय मैंने कर दिया। अब कहेंगे सर आपने तो टाटा बाय बाय करवा दिया वीर गाथा काल को, आदिकाल को, इसका प्रश्न कहां से करेंगे। मैं पुनः वही मैं कहा कि प्रश्न करने का एक ही चीज मेरी सॉल्यूशन है, वो पूरे प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए आप जाइए प्लेलिस्ट में, पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक देखिए, हिंदी साहित्य का एक एक प्रश्न, इतना प्रश्न मिल जाएगा और इतने बेहतरीन ढंग से मैम करवा रही है, इसका जवाब नहीं। अब जाइए उसको एंजॉय कीजिए और अपनी सफलता को क्या कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्न करेंगे और आपके अंदर क्या जाए, कॉन्फिडेंस जाए। पेपर 1 की कक्षाएं चल ही रही है, पेपर 1 भी कंप्लीट कीजिए। पेपर 1 के साथ साथ हिंदी साहित्य आपका होते रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे विषय का आपके पास एक ही चैनल पे, एक ही जगह आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट जिस किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए सर मुझे इस विषय का चाहिए, पेपर 1 वाले सेक्शन में जाकर के मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है। अब पैसा बाधा नहीं होना चाहिए आपकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। नेट JRF आप JRF कर लेंगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलेगा, आप ऑलरेडी अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, PhD में दाखिला लेंगे, फिर आपके जीवन क्या हो जाएगा, सफल जाएगा। चलते हैं साथी, नमस्कार पुनः, कि आप अगले कक्षा में क्या करेंगे, भक्ति काल के साथ मेरे साथ रूबरू होंगे। थैंक यू वेरी मच।